वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने अध्याय 8 तक पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर के जरूर देखें। इस वीडियो में हम अध्याय 9 को पढ़ेंगे जिसका नाम है दूरस्थ भूमि से संपर्क। इसके बाद की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिस्ट्री के अलावा सिविक्स और जियोग्राफी की भी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के उसे जरूर देखें ताकि आपके सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो जाए, वो भी एग्जाम से पहले, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने का भी अच्छा खासा टाइम मिल सके। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे दूरस्थ भूमि से संपर्क के बारे में, यानी कि दूर की भूमि से किस प्रकार संपर्क किया गया था उस वक्त में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। ये अध्याय 8 के बाद कंटिन्यू है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अध्याय को जिसका नाम है दूरस्थ भूमि से संपर्क। तो देखिए क्या बताया गया है इसमें। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में बहुत सारे नए साम्राज्यों का उदय हुआ जो मुख्य रूप से उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में अवस्थित थे। यानी कि कहाँ पर थे, तो मुख्य रूप से कहाँ पर थे ये, तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। इस काल में कृषि का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग ने अपने व्यापार की उन्नति के क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर एवं भीतर नए स्थलों एवं समुद्री मार्गों की खोज की। दूरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की किस प्रकार भूमि रही है, किस प्रकार की भूमिका रही है, तो उसे देखते हैं। दूरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की भूमिका क्या है, प्रमुख है, क्योंकि व्यापारी जो है वो दूर दूर जाकर के जो है संपर्क बनाते हैं। व्यापारी कई प्रकार के सामान एक स्थान से ले जा करके दूसरे स्थान पर बेचते थे। उदाहरण स्वरूप दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च एवं कीमती पत्थरों के लिए काफी ज्यादा ही प्रसिद्ध था। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से लोग जानते थे। तो देखिए भैया, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली है कि काला सोना किसे कहा गया, तो काली मिर्च को, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों एवं सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे हमारे को ये चीज पता चली है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। यहाँ से जो हमारे को इम्पोर्टेंट पता लगा है वो यही है कि काला सोना किसे कहा गया। आगे देखिए, समुद्री तटों से लगे राज्यों का दूरस्थ भूमि से संपर्क किस प्रकार हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग के तटीय क्षेत्र में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। संगम कविताओं में मुवेनदार की रचना मिली है। यह एक तमिल शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये कौन कौन से हैं, तो चोल, नेर और पांडे, जो 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में हुआ करता था। यानी कि एक तो ये तट के हिस्से में रखते थे, यानी कि पोर्ट के हिस्से में, ताकि जहाज वगैरह से जो है सामान लाया जा सके, और दूसरा ये अंदरूनी हिस्से में, यानी कि अंदर, जहां पर ये लोग उसको बेचा करते थे। इस तरह 6 केंद्रों में से दो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुल्लार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो दो जो है काफी महत्वपूर्ण कौन कौन से केंद्र थे, तो एक है पुल्लार और दूसरा मदुरै, ठीक है। संगम काल में दक्षिण भारत और रोम के मध्य व्यापार काफी विकसित अवस्था में था। भारत में अरिकिमेडु से रोमन बर्तन, एम्फार, मनके मिले हैं। रोमन बर्तन एम्फोरा और मनके मिले हैं। एम्फोरा कैसा बर्तन है, तो देखिए लंबा होता है और दोनों तरफ हत्थे लगे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बार पूछा भी गया है, ऐसे बर्तन को क्या कहते हैं जो लंबे होते हैं और साथ में दोनों तरफ हैंडल हत्थे लगे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एम्फोरा। मुविंदार के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो सातकर्णी, जो गौतमी का पुत्र था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ, यानी दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ का मतलब हुआ दक्षिण और पथ मतलब रास्ता, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, इनके स्वामी कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे, तो ये सातवाहन, ठीक है। इसके बाद है रेशम मार्ग के बारे में। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पहले हुआ। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में।
इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। चीन की आज भी यही आदत है, बाकी दुनिया से ये छुपा करके कुछ काम करता है। पर चीन के कुछ लोग पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर दूर-दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रास्ता क्या कहलाता था? तो रेशम मार्ग, द सिल्क रूट। ठीक है। कभी-कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर क्या देते थे? तो रेशमी कपड़े भेजते थे। ठीक है। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों में और जो काफी ज्यादा लोग थे उनके बीच में ना रेशमी कपड़ा पहनने का एक फैशन बन गया, ताकि वो रेशम का कपड़ा पहन सके। और रेशम का आविष्कार किसने किया? तो चीन ने, आज से 7000 साल पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियां और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। कुछ शासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर रेशम मार्ग के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कुषाण और कनिष्क के बारे में। आगे है कुषाण व कनिष्क। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा कुषाण के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। कुषाण वंश के शासनकाल में ही रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर जहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन है? तो कुषाण। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वे कौन थे? कुषाण। रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, यानी इन सिक्कों का उपयोग किया करते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा क्या था? कनिष्क। अब आप इसी बात को ध्यान रखेंगे कि राजा जो है उसका क्या नाम है? कनिष्क। ठीक है। वह 72 ईसा पूर्व में कुषाण साम्राज्य का शासक बना। तो देखिए यहाँ पर कुषाण जो है वो साम्राज्य है और उसका एक राजा था कनिष्क। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी इन दोनों के अंदर। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना आरंभ कर दिया था। इस पैराग्राफ में जो हमारे को इम्पोर्टेंट चीजें मालूम चली हैं वो ये हैं कि रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे? तो वो कुषाण के शासक थे, कुषाण साम्राज्य के शासक थे। राजा कौन था? तो कनिष्क जो है उसका एक राजा था। ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी करे थे? तो कुषाण शासकों ने इसको सबसे पहले जारी किया। ये जो है मेन क्वेश्चन बने हैं हमारे, जो हमसे सीटेट में पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी हमारे को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्योंकि ये जो वीडियोस है ये क्लास 6 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी के सभी बच्चों के लिए है। तो आप उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है। आगे देखिए, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। उदाहरण स्वरूप, बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बौद्ध धर्म में दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देना और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बोधिसत्व का मतलब क्या है? और ये जो महायान और बोधिसत्व का जो चेंजेस आया था बौद्ध धर्म के अंदर, ये किस वक्त आया था? तो कनिष्क के समय में आया था। आगे देखिए, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं, जिनको इन्होंने विहार कहा था। यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब देखिए, संगम काल के बारे में बताया गया है। संगम काल यानी कि संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या मंडली। ठीक है। भारत में 3 संगम थे। प्रथम संगम कौन सा था? तो मदुराई। दूसरा
कपाटपुरम और तीसरा पुनः मदुराई में ही हुए। इन तीनों संगमों में अनेक देवी देवताओं और महात्माओं ने भाग लिया। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की गई। ये ग्रंथ दक्षिण भारत का इतिहास एवं तमिल संस्कृति की जानकारी के लिए एकमात्र स्रोत था। अरिकामेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अरिकामेडु 220 से 1900 साल पहले की बात हो रही है। पांडिचेरी में एक पतन यानी कि बंदरगाह या पोर्ट था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम का रहा होगा तथा भूमध्य सागर के क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा कैसा पात्र है हमने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में, आप नीचे जो है इसके बारे में बता सकते हैं हमारे को, जिसमें शराब न तेल इत्यादि भरे जा सकते थे। इन पात्रों में दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे होते थे, यानी कि इसके अंदर शराब तेल इस तरह की चीजें भरी जा सकती थी। ये इतने बड़े हुआ करते थे और साथ में इनको पकड़ने के लिए जो है हत्थे यानी कि हैंडल भी लगाए गए थे। इसके बाद है विदेशी यात्री। इसमें से भी काफी सवाल जो है सीटेट में बनते हैं। देखिए कौन कौन से। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों में दूर दूर से आया करते थे और जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे पुरुष या स्त्री होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन यानी फायान काफी प्रसिद्ध है। ये सवाल जो है पूछा जाएगा। वह करीब 1600 वर्ष पहले भारत में आया था। और दूसरा है स्वन इत्संग, ठीक है, या हिवेन सांग भी इसको कहते हैं। तो दो व्यक्ति हैं जो चीन से आए थे, एक है फाशियन, दूसरा है स्वन त्सांग। ये 1400 वर्ष पहले भारत आया। वह करीब 1600 वर्ष पहले आया। उसके बाद है स्वन त्सांग, 1400 वर्ष पहले भारत आया और उसके करीब 50 वर्ष बाद इत्सिंग भारत आया था। तो ये तीन व्यक्ति हैं जो चीन से भारत आए थे, जो बौद्ध तीर्थयात्री बनकर के आए थे। तो पहले हैं फाशियन, दूसरा स्वन त्सांग और तीसरा इत्सिंग। ठीक है, ये सवाल जो है वो पूछा गया है सीटेट में और आगे भी इसके पूछने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। उसके बाद है ह्वेंसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने नालंदा में बहुत समय अध्ययन तथा अध्यापन में व्यतीत किया था। यानी इन्होंने क्या करा था, नालंदा में काफी ज्यादा समय अपना व्यतीत किया अध्ययन और अध्यापन में। यह बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके अनुसार देखो क्या बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक उच्च कोटि के विद्वान थे तथा यहाँ पर अनेक बौद्ध विद्वान शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा मठ के नियम बहुत ही कठोर थे तथा सभी को इसका पालन करना पड़ता था। यहाँ वाद विवाद खुले तौर पर किया जाता था एवं विश्व के कोने कोने से यहाँ पर विद्वान आते थे तथा अपनी शंका का समाधान करते थे। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछता था और उसका उत्तर देने पर ही अंदर प्रवेश दिया जाता था। तो ये बताया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आज भी बिहार में है और ये बहुत ही बड़ा जो है विश्वविद्यालय है। उसके बाद है भारत में भक्ति पंथ की शुरुआत। तो मौर्योत्तर काल के बाद कुछ देवताओं की महत्ता बढ़ गई। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य साम्राज्य के बाद का समय, ठीक है। यह हिंदू का मुख्य लक्षण बन गया था। इन देवताओं में शिव, विष्णु तथा देवियों में दुर्गा का महत्वपूर्ण स्थान था। भक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष देवता के प्रति क्या है, समर्पण। कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता के प्रति अपना समर्पण या खुद समर्पित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति। कोई भी व्यक्ति भक्ति पंथ का अनुसरण कर सकता है। भक्ति भगवत गीता से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण भाव। ये आप याद रख सकते हैं। धीरे धीरे भक्ति का विस्तार भारत के दूसरे भाग में भी होता गया। भक्ति आंदोलन ने कला, स्थापत्य, काव्य आदि को काफी प्रभावित किया था। तो ये जो अध्याय था हमारा वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस अध्याय का नाम था दूरस्थ भूमि से संपर्क। ये मौर्य साम्राज्य के बाद का समय है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने वीडियो के बीच में ही आपको बता दिया है, जिसका आप ध्यान रखेंगे ताकि आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छे से हो जाए। इस चैनल पर जो ये वीडियो है ये आप सभी के लिए है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए है जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं या एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक पढ़ रहे हैं। तो इन सभी को इसका जो है लाभ मिलने वाला है। तो उन सभी के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।